हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम 9.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें वील गो थ्रू ब्रेकअप ऑफ द यूएसएसआर, चेंजेस इन ईस्टर्न यूरोप, दैट इज़ यूएसएसआर, जर्मनी, पोलैंड और सेकंडस्लोविया में जो भी चेंजेस आई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अभी तक हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है। बट इफ़ यू कैन रिमेंबर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया का बहुत गंदा डिफीट हुआ था। Right? See, after Russia's disastrous defeat in the First World War, the Bolshevik Revolution took place in 1917 under the leadership of Lenin. मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया का बहुत गंदे तरीके से हार हुई थी। उसके बाद बॉल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया रशिया में, और इसे व्लादिमीर लेनिन ने बॉल्शेविक रेवोल्यूशन को रशिया में रूल करा। ठीक है। और बॉल्शेविक रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगी उसको ओवरथ्रो करके सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। मूविंग अहेड, गोर्बाचेव। अब देखो, 1985 टू 1991 रशिया को जिसने लीड किया था, द लीडर ऑफ रशिया वाज मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है। तो इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी थी। अब ऑब्वियसली कोई भी अगर सत्ता में आता है तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री ऑन देयर पर्सपेक्टिव। मतलब अगर मैं मान लो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का, तो ऑब्वियसली मैं आऊँगी तो मैं अपनी खुद की पॉलिसीज़ लेके आऊँगी जिससे कि मैं अपने देश का वेलफेयर कर सकूँ। ठीक है। तो इसी तरह से जब गोर्बाचेव सत्ता में आए तो उन्होंने क्या किया, वो अपने खुद की पॉलिसीज़ दो लेके आए, जिस एक का नाम था पेरिस्ट्रोइका और एक का नाम था ग्लासनॉस्ट। पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनॉस्ट का मतलब होता है ओपननेस। अब ये क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर पेरिस्ट्रोइका आता है। पेरिस्ट्रोइका का मतलब ये होता है कि सोवियत इकोनॉमी जो है वो इट इज़ नाउ ओपन फॉर अदर मार्केट फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1987 तक बहुत ज़्यादा प्राइवेट ओनरशिप था। मतलब कुछ भी होता था, कोई भी इंडस्ट्रीज़ होती थी, कोई भी इकोनॉमी होती थी, कुछ भी होता था तो उसमें बहुत ही प्राइवेट, मतलब इंडिविजुअल के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, तो प्राइवेट इकोनॉमी थी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एक तरह से कह सकते हो। बट जब गोर्बाचेव आए उन्होंने इस पॉलिसी को निकाला, दैट इज़ पेरिस्ट्रोइका, जिसका मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग क्यों? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंटायर इकोनॉमिक डोमेन। मतलब जिस तरह से इकोनॉमी चल रही थी अभी तक उसको पूरा एक तरह से रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे गोर्बाचेव। तो पहले जो प्राइवेट ओनरशिप थी उसको हटा के गोर्बाचेव चाहते थे कि पब्लिक ओनरशिप हो, मतलब सबके पास इक्वली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। ठीक है। इक्वल तो कभी नहीं हो सकता, इक्विटेबल होगा। इक्विटेबल इन द सेंस कि जिसको जो जितना डिजर्व करता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनको वो उतना पैसा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्राइवेट से हटके पब्लिक ओनरशिप आएगा। ठीक है। और पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, तो उससे हटके अब जो है लोकल और स्मॉल लेवल पे भी जो इंडस्ट्रीज है उस पर भी फोकस किया जाएगा। ठीक है। ओके। Another important aspect of this reform was to provide alternative employment facilities to the people who realized that introduction of automation and computerization has lessened the scope of manual and clerical works. मतलब बेसिकली गोर्बाचेव जब वो आए रशिया में तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बहुत ज़्यादा ऐसे मशीन्स जो हो जाते हैं ना, तो मशीन्स से बहुत ज़्यादा लेवल पे आने लगते हैं जो कि हर एक काम करने लगते हैं, तो ह्यूमन लेबर कम हो जाता है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इसलिए गोर्बाचेव का ये मानना था कि ये जो मशीन्स जो ऑक्यूपाई कर रही है ना लोगों, मतलब मान लो अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में कोई एक इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है, अब एक मशीन को तुम लेके आ जाते हो जो कि वही सेम काम कर रहा है और उससे ज़्यादा एफिशिएंटली कर रहा है क्योंकि वो मशीन है। तो उससे क्या होता है कि यू गिव वन मशीन एंड दैट टेक्स अप द लेबर ऑफ 100 अदर पीपल। तो जो तुम 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे वो हट जाता है और तुम एक मशीन लेके आ जाते हो। तो गोर्बाचेव इसके सख्त खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि मशीन उतने ही होने चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, ऐसे कोई भी मशीन्स इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जो कि ह्यूमन लेबर को हटा दे, है ना, क्योंकि उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ये गोर्बाचेव का मानना था। गोर्बाचेव फिर कल्चरल रिफॉर्म्स लेके भी आते हैं जिनको उन्होंने ग्लासनॉस्ट का टर्म दिया था। ग्लासनॉस्ट मीन्स ओपननेस। इसका मतलब क्या है? This was a distinct break from the authoritarian past of the Soviet Union. Glasnost led to greater freedom of speech, freedom of worship and reduction in state control over individual lives. तो इसका मतलब क्या होता है कि गोर्बाचेव के आने से पहले तक रशिया में जो था ना,
किसी भी चीज़ का फ्रीडम नहीं था, उनके पास कोई भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी, वो खुल के बोल नहीं सकते थे वहाँ पे, लोग खुद खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे खुद को, उनके पास वर्शिप मतलब वो प्रेयर भी करने चाहते थे तो उनके पास इतनी अथॉरिटी, इतना फ्रीडम नहीं था कि वो अपने हिसाब से लोगों को या भगवान को या जिसको भी वो मानते हैं उसको प्रे कर सके, वो बोल सके, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, उनके पास इतनी अथॉरिटी, इतना फ्रीडम नहीं था। और एक तरह से जो स्टेट था ना, जो गवर्नमेंट थी, वो लोगों के लाइफ को भी कंट्रोल करती थी। तो गोर्बाचेव वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस। तो गोर्बाचेव आते हैं, वो ग्लासनोस्ट लेके आते हैं जिससे वो सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप और रिडक्शन इन स्टेट कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल लाइफ, ये सब ग्रांट करते हैं। और वो एक और चीज़ करते हैं कि बहुत टाइम से जो मूवीज़ थी ना, तो जो एंटी स्टालिन, अब बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, उसके पहले स्टालिन, जब स्टालिन थे ना, जब स्टालिन रशिया के लीडर थे, उस टाइम पे स्टालिन ने क्या किया था कि जितने भी मूवीज़ उनके खिलाफ होते थे, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती थी, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाती थी फिल्म्स में, उनको वो बैन कर देते थे। तो गोर्बाचेव ने ये जो एंटी स्टालिन फिल्म्स जो बैन हो गई थी ना, उसको हटाया। प्रेस और मीडिया को फ्रीडम दी कि वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन्हें वो डिस्कस कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली जैसे उनको काम करना है वो कर सकते हैं। तो ये सब ग्लासनोस्ट के अंदर आता है, ठीक है। हमने कोल्ड वॉर भी देखा, अभी जो हम पढ़ रहे थे कोल्ड वॉर हमने देखा, वो भी ख़त्म होता है। एंड ऑफ कोल्ड वॉर कैसे होता है? 1980 में सोवियत इकोनॉमी बहुत ही गंदे कंडीशन में थी, जो भी उनका इकोनॉमी बिल्कुल प्लान्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पैसों का वो था, लोन एक तरह से कह सकते हो। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे ऐसे आर्मी में इन्वेस्ट कर दिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा वो डेप्ट में चल रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी सोवियत इकोनॉमी की, जिसके वजह से न्यूक्लियर मिसाइल रिडक्शन, एक मिनट, हाँ, जिसके वजह से न्यूक्लियर मिसाइल रिडक्शन ट्रीटीज़ उन्हें साइन करना पड़ा अमेरिका के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे मिलिट्री में इन्वेस्ट कर दिए थे, ठीक है, तो उनके पास अब कुछ पैसा ही नहीं था। और न्यूक्लियर मिसाइल रिडक्शन ट्रीटीज़ इसलिए था क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर मिसाइल को बहुत बड़े लेवल पे अगर इस्तेमाल करोगे तो इट कैन लीड टू लॉस ऑफ मैनी लाइव्स। और हमने देखा भी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह से जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी हुआ, मतलब जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ था, जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, तो काफ़ी न्यूक्लियर मिसाइल्स का काफ़ी यूज़ हो रहा था। तो रशिया हैड टू साइन दिस विद अमेरिका एज वेल, जिसका नाम था न्यूक्लियर मिसाइल रिडक्शन ट्रीटीज़, जिससे वो न्यूक्लियर मिसाइल्स का कम इस्तेमाल करे। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोल्ड वॉर इन्हीं दो फैक्शंस के बीच में चल रही थी, तो देयर आर हाई चांसेस कि कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर के रूप में आ सकता है, तो इसलिए उन्हें साइन करना पड़ा था, ठीक है। तो इसी तरह से फिर कोल्ड वॉर का एंड होता है 1945 में, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहती हूँ फैक्चुअल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1945 में कोल्ड वॉर कम्स टू एन एंड। 1989 में सोवियत आर्मी वॉज विथड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान टू सेव द कॉस्टली एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। मूविंग अहेड, जस्ट अ मोमेंट। पॉलिटिकल चेंजेस, अब क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए थे? In 1988, Gorbachev declared that Soviet Union would no longer maintain political control over the Warsaw Pact countries. अब इफ़ यू कैन रिमेंबर, पहले एक नाटो बना था और एक वॉर्साओ पैक्ट बना था। वॉर्साओ पैक्ट में क्या था कि सोवियत यूनियन, उनके जितने भी अलाइड स्टेट्स उनके साथ है, सोवियत यूनियन के साथ, उनको पॉलिटिकली कंट्रोल करेगी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो गोर्बाचेव ने ये कहा कि देखो भैया, हम जो पॉलिटिकली आपको कंट्रोल कर रहे थे, अब हम आपको कंट्रोल नहीं करेंगे पॉलिटिकली, आपको जो करना है आप कर सकते हो। उन्होंने जितने भी वार्साओ पैक्ट के कंट्रीज है उनको ये चीज़ कह दी, ठीक है। Gorbachev also gave the Eastern European countries the right to follow their own political agenda. एक तरह से गोर्बाचेव ने क्या किया, गोर्बाचेव ने इतनी फ्रीडम दे दी सबको कि आप खुद के पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकते हो, खुद का पॉलिटिकल जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन माई डिसीजंस, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन माई अथॉरिटी ऑफ एनीथिंग। ये गोर्बाचेव ने बहुत क्लियरली मैंशन कर दिया। तो दिस वॉज लाइक अ रेवोल्यूशन, ऑब्वियसली एक रेवोल्यूशन हो गया ये। और मोस्ट सिम्बॉलिकली इन 1989 द बर्लिन वॉल was torn down. East and West Germany was allowed to unite again. Very very important, please mark this, very very important. 1989 में जो बर्लिन वॉल है जो खड़ी हुई थी, बर्लिन वॉल जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को सेपरेट कर रही थी, 1989 में उसे हटा दिया गया और ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी को ये अलाउंस मिल गई कि वो फिर से एक हो सकता है, फिर से यूनाइट हो सकते हैं, ठीक है।
ओके, सो ऑगस्ट कूप ऑफ 1991, इसमें क्या हुआ था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के कंजर्वेटिव सेक्शंस थे ना, उन्हें ये जो गोर्बाचेव के पॉलिसीज़ थे ना सोवियत यूनियन के लिए, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका, बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था इससे जो है सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि सोवियत यूनियन को खतरा हो जाएगा, उसकी वो अथॉरिटी, उसका वो पावर पूरा डिसोल्यूट हो जाएगा अगर ये पॉलिसी जो गोर्बाचेव लेके आया है वो एक लाइक चलता रहे, वो कंटिन्यू हो, तो वो सोवियत यूनियन के ऊपर एक तरह से वो खतरा होगा। ठीक है, तो इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी के जो कंजर्वेटिव सेक्शंस थे उनको गोर्बाचेव को अपनी उसकी सत्ता से हटाना था। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था गोर्बाचेव का पॉलिसी और गोर्बाचेव का जो भी जिस तरह से वो रूल कर रहा था। इसी के वजह से इन्होंने क्या किया, 1991 में, अगस्त 1991, प्लीज़ मार्क द डेट, अगस्त 1991, इसमें ये कूप शुरू होता है जहाँ पे उन्होंने एक पूरा स्टेट ऑफ इमरजेंसी किया और गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें इसकी पॉलिसीज़ नहीं पसंद थी, तो उसको हाउस अरेस्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर ही ये हाउस अरेस्ट वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस आने लगा, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट आने लगा कि नहीं भैया, हमें गोर्बाचेव सत्ते पे चाहिए। लोग भी एक तरह से गोर्बाचेव को पसंद करते थे, तो उनका ये कहना था कि नहीं, हमें गोर्बाचेव ही चाहिए, आप गोर्बाचेव को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ऑल्सो ये जो मिलिट्री कूप था, ये जो अगस्त कूप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ये कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जिन्होंने ये हाउस अरेस्ट कराया था, उनके पास किसी ऐसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन, किसी एक की इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं ना, उनका सपोर्ट भी नहीं था। ये ऑलरेडी एक छोटे मोटे वीकन ये थे, मतलब कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कितना ही बड़ा होगा, है ना। तो इनके पास ऐसा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था नहीं पीछे से, बैकिंग सपोर्ट। तो इन सब वजह से ये 3 दिन के अंदर अंदर ही ये हाउस अरेस्ट सब खत्म हो गया और गोर्बाचेव वाज अगेन रिलीज्ड। ठीक है, बट फिर भी ये जो कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी थे वो रुके नहीं। उन्होंने फिर भी ट्राई किया कि नहीं, इसको तो हटाना ही है, मतलब इसको तो हम रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर लास्टली क्या हुआ कि इस कूप ने दे हैसेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन विच फॉर्मली ऑकर्ड ऑन December 26, 1991। मतलब फाइनली वो जो चाहते थे वो हो गया। यही था आपका अगस्त कूप ऑफ 1991। ओके, सो इम्पैक्ट ऑन पोलैंड। पोलैंड में क्या हुआ? तो पोलैंड में बेसिकली एक नया ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू हुआ जहाँ पे ये डिमांड हुई कि एक नई गवर्नमेंट बननी चाहिए। ठीक है, पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर अ न्यू गवर्नमेंट। अब जो लीडर थे गवर्नमेंट के, उनका नाम था जनरल जारूजेल्स्की। उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है ना पूरे पोलैंड में, वो है कि इसकी इकोनॉमी बहुत नीचे जा चुकी है। तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी क्योंकि बहुत गंदी सिचुएशन में चली गई है, तो सब नीड ऑफ द आवर पोलैंड में ये है कि इकोनॉमी को इम्प्रूव करना होगा। प्लस उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही थी सोवियत रशिया से, तो उन्हें ये चीज़ समझ आई कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और अगर हमें अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है तो हमें खुद ही करना होगा। अप्रैल 1989 में सब ने ये चीज़ को अग्री किया कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है पोलैंड में, मतलब जो भी अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन पोलैंड की थी, वो अच्छी नहीं थी, वो इफेक्टिव नहीं थी। इसीलिए देयर वाज अ नीड कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनल हो। तो जब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में कम्युनिज्म कोलैप्स हो गई पूरी तरीके से, पोलैंड में भी चेंजेस शुरू हो गए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने के चेंजेस और इकोनॉमी इम्प्रूव करने के चेंजेस। ठीक है, 1990 दिसंबर के इलेक्शंस में लीच वालिसा, द सॉलिडारिटी लीडर, वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। तो 1990 में, अगेन इट्स अ फैक्चुअल डिटेल और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन बनता है प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड 1990 में? लीच वालिसा। ठीक है, उसके बाद जो भी चेंजेस करनी थी उन्होंने की और एक तरह से पीसफुल एग्जिस्टेंस शुरू हो गया पोलैंड में। तो दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑन पोलैंड। डेवलपमेंट इन जर्मनी। द न्यू वेव ऑफ लिबरेशन ऑल्सो टच्ड ईस्ट जर्मनी। अब पोलैंड में चेंजेस हुए, अब जर्मनी में भी चेंजेस हुए। एक्चुअली इन सब के बाद ना बेसिकली क्या हुआ कि हर जगह पे कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी भी यूनाइट हो गई, जैसे लास्ट में भी ये चीज़ लिखी हुई है। जर्मनी वॉज फाइनली रीयूनाइटेड एट मिडनाइट ऑफ October 3, 1990। हेलमुट कोल बिकेम द फर्स्ट चांसलर ऑफ यूनाइटेड जर्मनी सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बेसिकली जर्मनी वापस से रीयूनाइट हो गई October 3, 1990 मिडनाइट में। और कौन बनता है पहला चांसलर यूनाइटेड जर्मनी का? हेलमुट कोल। ठीक है, इसके पहले तक जर्मनी डिवाइडेड थी। तो अब
प्रेसिडेंट कौन बनता है, सॉरी फर्स्ट चांसलर कौन बनता है, यूनाइटेड जर्मनी का हेलमट कोल, ठीक है। तो बेसिकली यही हुआ है जर्मनी में, डेवलपमेंट यही हुई कि जो ईस्टर्न जर्मनी थी और वेस्टर्न जर्मनी थी वो वापस से रीयूनाइट हो गई। ओके, आई जस्ट गिव यू थोड़ा सा हिस्ट्री की कैसे रीयूनाइट हुई। तो ये देखो, कम्युनिस्ट लीडर एनरिच होनेकर वॉज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म। अब देखो ऑलरेडी जर्मनी डिवाइडेड थी ईस्टर्न हाफ में और वेस्टर्न हाफ में, और जो कम्युनिस्ट लीडर थे ना एनरिच होनेकर, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी तरह से चेंजेस हो, कोई भी रिफॉर्म हो, वो नहीं चाहते थे। और गोर्बाचेव बहुत बैडली चाहते थे कि कोई एक रिफॉर्म हो, स्पेशली इकोनॉमिक एड, मतलब इकोनॉमी रिफॉर्म हो, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी थी। तो उन्होंने वेस्टर्न जर्मनी के चांसलर जो थे ना हेलमट कोल, उनको ये प्रॉमिस किया कि हम आपको जो है हेल्प करेंगे कि आपकी इकोनॉमी वापस से रिवाइव हो जाए और जर्मनी वापस से एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। फिर 1989 के अगस्त और सितंबर में बहुत सारे ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे ना वो वेस्ट की तरफ जाने लगे। और कैसे जाने लगे? पोलैंड के थ्रू, मतलब वो पोलैंड ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी के बीच में आता था। तो बहुत सारे ईस्ट जर्मनी के लोग जो है वो पोलैंड के थ्रू वेस्ट में एस्केप करने लगे, वेस्ट की तरफ जाने लगे। सेकेंडस्लोविया और हंगरी जो थी ना, उन्होंने भी अपने फ्रंटियर खोल दिए, उन्होंने भी दे ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग पीपल जो भी आ रहे थे। और इसी बीच जितने भी ग्रेट पावर्स थे उन्होंने भी एक तरह से एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिया कि हाँ भैया ठीक है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि जर्मनी को अब रीयूनाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी डिग्रेड हो चुकी है और लोग भी ऐसे सेपरेटली नहीं रहना चाहते। दे ऑल्सो वॉन्ट टू गेट यूनाइटेड। दैट इज़ वाई जो ईस्टर्न जर्मनी के पीपल थे दे स्टार्टेड मूविंग टू वेस्टर्न जर्मनी। कूल। तो दिस वाज द थिंग। तो इस तरह से अब ईस्टर्न जर्मनी के लोग जो थे उनको इमीडिएटली एक यूनियन चाहिए था वेस्टर्न जर्मनी के साथ। दे वांटेड अ यूनाइटेड जर्मनी। फिर सोवियत रशिया और अमेरिका ने भी अपना विलिंगनेस दिखाया कि ठीक है भैया, जर्मनी को हम एक करने के लिए हम भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं, और देयरफॉर ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी एक साथ आ जाती है। फ्रांस और ब्रिटेन भी इस मूव को सपोर्ट करती है फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्पैक्ट ऑफ सेकेंडस्लोविया। सेकेंडस्लोविया बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड था उसका, मतलब बहुत अच्छे स्तर पे ट्रेड चल रहा था उनका वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। पूरे 1970s में सेकेंडस्लोविया का ट्रेड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ था वो बहुत सही चल रहा था। बट 1980 के स्टार्टिंग में, मतलब ड्यूरिंग द अर्ली 1980s, जो इकोनॉमी था ना वो बहुत ज़्यादा ट्रबल, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चला गया। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ थे ना वो अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज्ड नहीं थे, वहाँ पे इक्विपमेंट सही से मॉडर्नाइज्ड नहीं थे, वहाँ पे सब कुछ जो इंडस्ट्रीज़ था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। तो नवंबर 1989 में there was a huge demonstration in Prague against the communist government in which a number of people were injured by police authority. तो क्या हुआ कि 1989 के नवंबर के महीने में प्रेग एक जगह थी जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लोग आंदोलन करने लगे कि भैया आपके वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोग इंजोर हुए हैं, क्योंकि पुलिस अथॉरिटी सबको ऐसे तरह से मार पीट रही थी। क्यों? क्योंकि अब इकोनॉमी सही नहीं चल रही है, कंट्री इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज, नथिंग इज़ गोइंग ऑन ट्रैक। तो ऑब्वियसली पुलिस, पीपल गेट मैड, पीपल स्टार्ट प्रोसेशंस, पीपल स्टार्ट गोइंग आउट एंड स्टफ लाइक दैट। तो पुलिस ऑल्सो स्टार्ट्स बीटिंग देम अप, यू कैन नॉट रैंडमली कम आउट, आप ऐसे रैंडमली बाहर नहीं आ सकते। और तो उन्हें वो भी मारना शुरू कर देती है कि क्यों कर रहे हो आप, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इंजॉर्ड भी होते हैं। फिर एक नेशनल स्ट्राइक डिक्लेयर हुई, अलेक्जेंडर डबकेक ने एक नेशनल स्ट्राइक को डिक्लेयर किया ताकि ये जितना भी मारा पीटी जो भी हो रहा है वो सब रुके, जितना भी केओस और कन्फ्यूजन हो रहा है वो 2 मिनट के लिए रुके। 2 मिनट के लिए नहीं, मतलब थोड़े टाइम के लिए रुके, एंड एक तरह से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो। तो ये जो पूरा मूवमेंट था, दिस अल्टीमेटली लेड टू द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम इन सेकेंडस्लोविया इन 1989। और इन सब के वजह से जो कम्युनिस्ट रिजाइम थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी सेकेंडस्लोविया में, उसका फॉल होता है 1989 में। वाई? बिकॉज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ऐसे प्राइवेटाइज कर देती थी और बहुत ज़्यादा एक तरह से वो पब्लिक वेलफेयर पे इतना बिलीव नहीं करती थी। इकोनॉमी बहुत गंदा हो चुका था। फिर लोग जब आवाज़ उठा रहे थे तो पुलिस अथॉरिटी आके उन्हें मार रही थी, पीट रही थी। तो इसकी वजह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ काफ़ी हेटरेड भी एक तरह से आ गया था, और इन सब के वजह से काफ़ी ऐसे मारपीट हुई, फिर स्ट्राइक हुई। फिर इसके बाद इवेंचुअली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है सेकेंडस्लोविया में 1989 में। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ 9.3 एंड विद दिस कोल्ड वॉर चैप्टर इज फिनिश्ड।
ये वाला पार्ट पेंडिंग था जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि प्लीज़ मेक 9.3, प्लीज़ मेक 9.3. सो दिस इज़ 9.3 for you, and I hope you like the video. If you did, do like, share, comment and subscribe. एंड या लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको और क्या चाहिए. स्पेसिमेन पेपर के ऊपर आई हर्ड समबडी वाज आस्किंग कि वीडियो बनाओ, वो मैं बनाऊंगी. और चैप्टर 1 भी आई फिनिश इट अप quickly, try to finish it up quickly. And yeah, with that, happy reading, take care, bye bye.